हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एलेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA। ओके, तो हम पहले से जानते हैं कि इंडिया हैज़ साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UAE विच इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट पे। अब हम यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला हुआ है, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूल ऑफ ओरिजिन क्लॉज इसमें है कि नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एंड देन यहीं पे हम थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करेंगे दैट इज़ RCEP। जैसे कि जापान ने कुछ दिन पहले बोला था कि दैट इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ RCEP, तो हम थोड़ा सा RCEP भी यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। After that again we will have a revision from the national issue, which is very important national issue which happened in December, and the government has taken certain steps, that is Armed Force Special Power Act. Okay, then we will study on editorial page about mediation and role of mediation in international affairs like Russia Ukraine crisis, और यहाँ पे what is mediation, कैसे mediation के क्या क्या important requirements होते हैं, and how India is better placed to mediate between Ukraine and Russia. We will discuss an editorial related to that. Fine. And then we will have new developments related to a bill that is a bill which is called as Criminal Procedure Bill, which has been passed by Lok Sabha. उसके important points हम देखेंगे and other news on foreign page and economic issues. So now let's come to the first news, that is Pakistan Supreme Court promises a reasonable order. अब यहाँ का देखिए टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन ये है कि तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज पास्ड अगेंस्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सो देखिए ये क्योंकि ये हम जो पूरा इशू है ये हमारे नेबरहुड में चल रहा है। ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ओके, और क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे नेबरहुड में हो रहा है, तो ये बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट what is no confidence motion in India, that also becomes important for your exam. So पहले हम ये पाकिस्तान का देख लेते हैं। so यहाँ पे ये है कि तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इशू को समझने के लिए। पहला द इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। नाउ अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें तो पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री विच इज़ गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक क्राइसिस। बट अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि देयर वॉज एन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग बाय द इमरान खान गवर्नमेंट। द सेकेंड वन वॉज द रिलेशनशिप विद मिलिट्री। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जिस गवर्नमेंट का भी रिलेशनशिप मिलिट्री के साथ अच्छा है वही कंटिन्यू करती है वहाँ पे। ओके, एंड द थर्ड थिंग वॉज lackadaisical approach towards governance, which brought all the opposition party together and they formed the opposition party in Pakistan. They formed the Pakistan Democratic Movement, and under that all of them they brought a no confidence motion against इमरान खान। उसके बाद क्या हुआ कि जो डेप्यूटी स्पीकर थे पाकिस्तान के फेडरल असेंबली के, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर थे उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। बाद में ये इशू गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। सो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ डिक्लेयर्ड दैट नो ट्रस्ट मोशन, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपॉइंट नहीं होता है तब तक इमरान खान कैन कंटिन्यू एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे क्या रोल है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। सो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडजर्न कर दिया। ओके, हियरिंग को एडजर्न कर दिया, पर ये कहा है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ रीजनेबल ऑर्डर इन दिस केस। ओके, द केस इज दैट a rejection of no confidence motion by Deputy Speaker Qasim Suri. The next is about the no confidence motion in India. So अब देखेंगे कि जो no confidence motion in India है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात तो जो ये टर्म है no confidence motion, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये टर्म लिखा नहीं है, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 198। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे आर्टिकल 75, ठीक है, आर्टिकल 75 में ये है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इंडिया में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
मीन्स मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ. सो आर्टिकल 75 में ये है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा. फाइन. सो उसके अंडर दैट इज आर्टिकल 198 और रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा विच डिफाइंस दिस प्रोसीजर फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन. इसमें क्या होता है कि इट रिक्वायर्स 50 प्रपोजल्स. नाउ इफ 50 proposals का मतलब at least 50 people should be there in Lok Sabha, 50 MPs who should back this no confidence motion. After that, once it has been adopted by the House, then the resolution should be passed by the simple majority. And if the resolution is passed by simple majority, then the Council of Ministers should resign. Important thing about no confidence motion in India is that no confidence motion in India cannot be passed against any individual minister. जब भी होगा तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही अगेंस्ट पास होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, देन द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन. कोई एक सिंगल मिनिस्टर कभी रिजाइन नहीं करता है. द नेक्स्ट इज लोकसभा पासिस न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिल, लेट्स हैव अ रिविजन. तो एक नया बिल है दैट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. इट वॉज प्लेस्ड इन लोकसभा. It is going to replace Identification of Prisoners Act 1920, and it allows collection, storage and analysis of physical as well as biological samples, which includes retina of the eye, iris scan of the convicted person, okay, arrested person and detained persons. Now there are certain privacy issue related with this bill, okay, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये डेटा कितने साल तक कलेक्ट किया जाएगा या कितने साल तक इसको स्टोर किया जाएगा. सो दैट इज़ 75 years. ओके. नाउ हु विल बी कलेक्टिंग दिस डेटा एंड स्टोरिंग इट? दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB. नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर हाईलाइटेड बाय ऑपोजिशन पार्टीज इन लोकसभा. एक तो प्राइवेसी इशू है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में स्टिल द डेटा प्रोटेक्शन बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड. एंड देन वी हैव पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ मेड राइट टू प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट. ओके. सो फर्स्ट इज़ द प्राइवेसी इशू. द सेकेंड इज़ कि दैट यहाँ पे सिर्फ कन्वर्टेड पर्सन ही नहीं, अगर किसी को अगर पुलिस ने अरेस्ट भी किया है या किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया है, उसका भी बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा. नाउ फ्रेंड्स, अगेन नेशनल इशू रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में. ओके. डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर. सो द डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ओके, 2019. J&K Reorganization Act 2019. Now over here this commission, it is a 3-member commission, okay, and it is headed by Justice Ranjana Prakash Desai. अब यहाँ पे the role of this delimitation commission was delimiting the constituencies for Jammu and Kashmir Legislative Assembly, Now let's go into the history. 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड एंड इसने 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए थे. एक स्टेट को रिड्यूस करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया था. वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड द नेक्स्ट वन इज़ लद्दाख. ओके. अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन यूटी with legislature. It is a UT with legislature, and Ladakh is simply union territory without legislature. In India, apart from Jammu and Kashmir, Delhi, which is a union territory, and Puducherry, these both are UTs with legislature. Okay. उसके बाद जितने भी हमारे पास यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो आती हैं किसी और किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, पहले ये दो अलग यूटीज थे, बाद में इनको मर्ज कर दिया गया। नाउ वी हैव अ सिंगल यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दे कम अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट। देन वी हैव चंडीगढ़ विच कम्स अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट कम्स अंडर कैलकाटा हाई कोर्ट। And then Lakshadweep, it comes under Kerala High Court. Likewise Puducherry, it comes under Madras High Court. The next is about fundamental duties, article 51A. Okay, article 51A, there are 11 fundamental rights over here, and fundamental duties, there are 11 fundamental duties in article 51A. अब ये जो आर्टिकल 51A है, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके नाउ यहाँ पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज ऑलवेज अटॉर्नी जनरल। सो हमारे अटॉर्नी जनरल, इनका नाम है के वेणुगोपाल। ही हैज़ सेड कि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको एनफोर्स करने के लिए हमें कोई भी लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके देयर आर एग्जिस्टिंग लॉज एंड द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर हम देखेंगे दैट एक रंगनाथ मिश्रा जजमेंट था 2003 का, विच वॉज रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस JS वर्मा कमिटी। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था ऑन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ दिस कमिटी वाज द पार्ट ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो इसके अंदर एक कमेटी बैठी थी, तो इन्होंने पूरा रिकमेंडेशन दिया था कि हाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी मेड इफेक्टिव। सो इसी से रिलेटेड देयर वाज हियरिंग गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट वेयर the Attorney General has said that the Department of Justice under Union Ministry of Law has made a tremendous work and has worked for the creating awareness and sensitizing people, both citizens and students, about Article 51A. Now the next is from the section पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जब भी कोई नई मिनिस्ट्री जो है, अगर कोई भी मिनिस्ट्री का कोई नया कुछ लॉन्च कर रही है, कोई पोर्टल, कोई पॉलिसी या कोई योजना, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो ओवर हियर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर का भी नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ओके now this broadcast seva portal, it is a part of ease of doing business initiative for the broadcasting sector। अब इसका एम क्या है, तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर स्पीडी फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस बाय ब्रॉडकास्टर्स फॉर लाइसेंस परमिशंस एंड रजिस्ट्रेशन। ओके एक सिंगल लाइन न्यूज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। द नेक्स्ट इज मेजर अपॉइंटमेंट्स। अब ये अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट हु इज़ द आउट गोइंग फॉरेन सेक्रेटरी एंड हु इज़ द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। सो द आउट गोइंग फॉरेन सेक्रेटरी जो होता है ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है फॉर एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, एंड ये इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इनके जो सेक्रेटरी होते हैं इनको फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी को। And now the outgoing foreign secretary is Harshvardhan Singla and the newly appointed foreign secretary is Vinay Quatra. So Vinay Mohan Quatra, currently he is ambassador to Nepal, and now he will be the new foreign secretary after the resignation, after the term of the present foreign secretary Harshvardhan Singla ends. So he will assume charge on April 30. Okay, after Harshvardhan Singla retires. द नेक्स्ट इज फ्रेश कोविड-19 केसेस ड्रॉप बिलो 1000। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्टिव केस लोड है इंडिया का कोविड का, दैट हैज़ डिक्लाइन टू 12,597 एंड जो ऑफिशियल डेथ टैली है दैट इज़ 5,21,358।
अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविटी रेट। सो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो पॉजिटिविटी रेट मतलब नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन। अगर ये पॉजिटिविटी रेट अगर धीरे धीरे घट रही है तो इसका मतलब कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट देखेंगे विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ कोरोना वायरस केसेस ट्रेंड, सो इट हैज़ डिप टू 0.22%। नाउ अब हम यहाँ पे एक वेरिएंट के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज XE वेरिएंट। ओके, सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वार्निंग अबाउट अ न्यू म्यूटेंट दैट इज कॉल्ड एज XE वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। अब WHO का कहना है कि इट कैन बी मोर ट्रांसमिसिबल देन एनी स्ट्रेन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, बट अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया नहीं गया है। ओके, WHO एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करती है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दो नॉमेनक्लेचर फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज, वन इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब कि इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट द पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन इज ट्रांसमिसिबल मोर डेंजरस। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इन फ्यूचर इट कैन बिकम ट्रांसमिसिबल, इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अभी 5 वेरिएंट्स आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वाज द 5th वन। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2। तो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट है XE एंड BA.2। सो जो BA.2 सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रेन ऑफ द वायरस करेंटली। पूरे वर्ल्ड का 86% ऑफ द जितने भी केसेस हैं उसमें 86% केसेस आर कमिंग फ्रॉम BA.2। द नेक्स्ट इज IPCC रिपोर्ट। ये इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है and it becomes very important. The full form of IPCC is Intergovernmental Panel on Climate Change. जब हमारा COP26 हुआ था ग्लासगो में, उसके पहले IPCC बैठी थी। सो IPCC हैज़ रिकमेंडेड कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्लोबल टेम्परेचर को रिस्ट्रिक्ट करना है, सो वी शुड गो फॉर इंटेंस रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, तभी हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो ओवर हियर द रिकमेंडेशन इज़ दैट कि हमें 2030 तक 43% रिडक्शन इन एमिशन करना पड़ेगा टू कीप द ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है ये कहाँ से आया है? इट हैज़ कम फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इट हैज़ कम फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट दिस, सो जो सेकेंड केस है कि कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, देन इट इज़ कोल फायर्ड पावर प्लांट। ओके, सो ICC रिपोर्ट इज सेइंग दैट कोल फायर्ड पावर प्लांट, ठीक है ना, इनको हमें रेड्यूस करना पड़ेगा एंड दे मस्ट बी इक्विप्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी विच कैन स्टॉप द कार्बन एमिशन इन द एटमॉस्फियर। ओके, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में there is 211 gigawatt of coal fired power plants operating, which is nearly 10% of the global capacity. okay, now अगर हम देखेंगे कि अगर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर डेटा अगर हम देखेंगे तो another 31 gigawatt is being constructed and 24 gigawatt is in the pre-construction phases in India. okay, फिर हमने कल देखा था कि अरुणव घोष who is the CEO of Council on Energy, Environment and Water, now he has been appointed on a committee which is related with monitoring the net zero carbon emission target of private entities and non-government entities. The next is one liner that biological E is going to receive mRNA vaccine technology. mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA, ठीक है, मैसेंजर RNA. So vaccines like Pfizer and Moderna they are based on this technology. उसके बाद यहाँ पे biological E which is already manufacturing Corbevax. Corbevax has been approved by the Drug Controller General of India for use among children in the age of 12 to 18 years and adults up to 80. अब बायोलॉजिकल ई को mRNA टेक्नोलॉजी मिलने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय
World Health Organization. The next is again a repetitive news from international affairs related to Russia Ukraine crisis. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जगह है दैट इज कॉल्ड एज बुच नियर कीव दैट इज कैपिटल ऑफ यूक्रेन. वहाँ पे बॉडीज ऑफ 410 सिविलियंस हैव बीन रिकवर्ड. अब पहले ही यहाँ पे कल भी हमने न्यूज़ में देखा था कि यूक्रेन ने पहले ही बोला कि इट इज़ अ जीनोसाइड. ओके. अब रशिया नाउ यूएस इज टेलिंग दैट Putin, Vladimir Putin, who is the president of Russia, he should face war crimes trials. He should face war crime trials for creating a crime by killing the innocent people. The next is who is the next president of Brussels? Who is the next president of Belgium? Okay. So sorry, Hungary. So Hungary के जो next prime minister हैं, okay, he is going to become the prime minister for the fourth term. तो इनका नाम है Orban, Viktor Orban. He has been elected as the prime minister for the fourth time and he is the longest serving leader in any EU country. The next is again related to appointment and resignation. तो ये काफ़ी important resignation है. हांगकांग की जो leader है Carrie Lam, okay, she is not going to seek a second term. Okay. Hong Kong was in news because China had passed laws related to extradition, election, etc. So it was all passed and the elections were held under Carrie Lam. So this name is very important. Exam में आ सकता है Carrie Lam कहाँ की leader है. So she is the leader of Hong Kong. Okay, इनको administrator भी कहा जाता है. She is the administrator of Hong Kong. The next is 99% of world population is breathing polluted air. So अगर यहाँ पे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर डेटा देखें तो स्टडी देखें तो इट इज सेइंग दैट 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एयर पॉल्यूशन. नाउ अवार्ड्स. तो ग्रैमी अवार्ड्स है related to music होता है. So the 64th annual Grammy Award it was held in Las Vegas in USA. ठीक है. एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मुंबई बॉर्न सिंगर who had went to US and made a career in singing, okay, फाल्गुनी शाह and Ricky Cage, they have won their respective Grammy Awards. अब ये रिकी केज का जो है it is a second Gramophone Trophy Award for the album Divine Tides. देन जो फाल्गुनी शाह हैं उनका जो नाम है दैट इज कलरफुल वर्ल्ड. द नेक्स्ट इज पेरेंट HDFC टू मर्ज विद HDFC बैंक. ओके. सो ओवर हियर द ओनली थिंग इज दैट वी शुड नो दैट विच बैंक HDFC पेरेंट HDFC हैज मर्ज विद विच बैंक दैट इज HDFC. तो जो HDFC लिमिटेड है इट इज़ अ मॉर्गेज लेंडर और फिर एक HDFC बैंक लिमिटेड है वो एक दूसरी फाइनेंशियल एंटिटी है. तो यहाँ पे जो मर्जर हो रहा है वो एक HDFC लिमिटेड विच इज़ द मॉर्गेज लेंडर. ओके. उसका मर्जर हो रहा है HDFC बैंक से. The next is imports zoom 55% to hit record $610 billion in financial year 2022. अब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है दैट इज $192 बिलियन. ओके. और जो एक्सपोर्ट्स है सिर्फ मार्च का दैट इज $40.4 बिलियन. तो अगर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022 दैट इज 2021-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर विच एंडेड इन 2020 मार्च 31 2022 तब तक जो इंडिया का इंपोर्ट है दैट इज $610.2 बिलियन. कल के न्यूज़पेपर में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दैट इज 418 बिलियन. सो द ट्रेड डेफिसिट इज नाउ $192 बिलियन. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इट हैज सॉ एन इंक्रीज ऑफ 44.7%. okay, and 28.6% higher than the pre-COVID level of financial year 2019-20. What is trade deficit? Trade deficit is a difference between import and export.
Now friend, coming to the explainer, the India Australia trade agreement. So on April 2, India and Australia, they signed an economic cooperation and trade agreement, and this agreement, that is a free trade agreement, it is expected to increase the trade between the two sides to $45 to 50 billion over 5 years. Now let's see what are the goods which are going to be exported. So Australia will get opportunity to export wide variety of agricultural produce. Okay, so it will be like lentils will be exported from Australia to India. Then India will have preferential access to all the labor intensive sectors. ठीक है ना, देखिए जैसे gems and jewelries, leather, manufacturing, etc. So you can see over here that gems and jewelry, textiles, leather, footwear, furniture, food engineering products, medical devices and automobiles, they all will have access to preferential access to Australia. Then India is also going to allow Australia to export raw materials under preferential terms like coal and mineral ores. उसके बाद the next is what about services. So Australia is going to offer wide ranging commitments like 135 sub sectors identify हुए हैं, okay, and most favored nation के under 120 sub sectors related to services which are part of information technology enabled services, business services, health, education, audio visual services, etc. It also includes Indian chefs and yoga teachers. Then Indian students, all will be included under this preferential access to Australia. Then Indian pharma products, they will also have approval to in Australia. So India and Australia, they have agreed to enable a fast track approval for patented generic and biosimilar medicines. बायोसिमिलर मेडिसिन वो होते हैं कि जो किसी भी मेडिसिन जो बायोलॉजिकल मेडिसिन होते हैं उनकी तरह ही इफेक्टिव होते हैं. ओके, सो अ बायोसिमिलर मेडिसिन, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट बट दे आर सिमिलर, द इम्पैक्ट इज सिमिलर, so those are called as biosimilar medicines. Then under article 13.5 there is a dispute mechanism for to resolve the dispute between the two countries related to trade. So they will hold consultations, and they can also resort to international arbitration under World Trade Organization. Then a rule of origin has been included in this ETCA, and it will ensure that no waste material is exported or imported between the two countries. The next is the partial rollback of the Armed Forces Special Power Act. तो इसके बारे में डोमेस्टिक न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो हमने कल भी इसके बारे में एक एडिटोरियल किया था, आज हम इसका एक जिस्ट देख लेंगे. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम December 4. December 4 में मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. तो इस मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में आर्मी एक ऑपरेशन कैरी आउट करती है, एंड इंस्टेड ऑफ टेररिस्ट 13 civilians get killed. Okay, now after the killing of these 13 civilians, there was a widespread demand that this Armed Forces Special Power Act should be repealed. Now what is this Armed Forces Special Power Act? इन सिंपल टर्म्स, जब किसी भी एरिया में इंसर्जेंसी बढ़ जाती है या किसी भी एरिया में जब टेररिस्ट लोगों का जो वो होता है डिस्टर्बेंस जो वो क्रिएट करते हैं, जब वो बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो पुलिस फोर्स से उठा के आर्म्ड फोर्सेस को दे दी जाती है. तो उसके लिए एक स्पेशल पावर बना हुआ है, एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, उसी एक्ट को कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. इस एक्ट के अंदर the armed forces who are deployed in disturbed area which is declared by the central government or state governor, they get special power to maintain law and order in that area. Now if you will just see that currently this Armed Force Special Power Act 1958 is in operation in Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh. ठीक है. Now over here the history of AFSPA starts from 1942. So 1942 में the British government enacted a ordinance that is called as Armed Force Special Power Ordinance. The objective was to suppress Quit India movement. When India got independent, so India also passed 4 different types of Armed Force Special Power Act for dealing with insurgency. It was Assam Disturbed Area Act, then the Armed Forces Assam and Manipur Special Power Act,
Then Assam Disturbed Area Act of 1955 to deal with these insurgencies in northeast region. Then what happened? In 1958, an act was passed which consolidated all these four ordinances. Then in 1990, to deal with Jammu and Kashmir, a special act was passed by द पार्लियामेंट. ओके, अब यहाँ पे AFSPA में प्रॉब्लम ये है कि इट गिव्स वाइड रेंज ऑफ पावर टू आर्म्ड फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, दे डू नॉट रिक्वायर वारंट टू अरेस्ट एनी पर्सन और टू सर्च एनी हाउस. Okay, the legal suits cannot be brought against them if they have acted under this act without the central government sanction. Okay, and then the person, the armed forces personnel, they can fire upon or they can use force after giving warning as he or may consider necessary, even if this firing causes death. Now यहाँ पे असम और मणिपुर में जो है AFSPA, it has been declared by state government. Okay, और जो Ministry of Home Affairs है, it has declared AFSPA in Nagaland and Arunachal Pradesh. Now coming to today's important editorial, that is called as The Road to Ukraine Peace Runs Through Delhi. अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ों पर ध्यान देना है, पर्टिकुलरली मेडिएशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वाई इंडिया कैन बी बेटर मेडिएटर, वाई इंडिया कैन बी बेटर मेडिएटर इन दिस केस. ठीक है, अगर हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम February 24th व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. ठीक है, अब यहाँ पे 3 राउंड ऑफ टॉक्स पहले से ही हो चुके हैं, एक बेलारूस में, फिर एक टर्की में, और जो रिसेंटली हेल्ड हुआ वो इस्तांबुल टर्की में. ठीक है, अब ये 3 टॉक्स होने के बाद भी बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया स्टिल वॉर कंटिन्यूड है. जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो भी कंटिन्यूड है, विच इज़ लीडिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल फ्लीइंग यूक्रेन. अब यहाँ पे एक जो ये जो आर्टिकल जिसको हाईलाइट करता है वो हाईलाइट करता है कि मेडिएशन जो है इट कैन बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द क्राइसिस. सो अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेडिएशन, सो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मेडिएशन इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टूल विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो पार्टी है, उनके बीच में एक न्यूट्रल पर्सन होता है, वो दोनों के केसेस को सुनता है एंड देन दे अराइव एट ए डिसीजन विच इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज. बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि दैट दिस थर्ड पार्टी शुड बी न्यूट्रल. ओके, और इन दोनों पार्टी का कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस थर्ड पार्टी के अंदर कि ये जो भी फैसला देगा दैट विल बी न्यूट्रल, दैट विल बी न्यूट्रल एंड इट विल नॉट बी बायस. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पार्टी को असिस्ट किया जाता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट रिसोर्टिंग टू फोर्स. नाउ क्या मेडिएशन को कोई इंटरनेशनल बैकिंग है? सो येस, अगर हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर को देखें, आर्टिकल 33, इट रिकॉग्नाइजेज द प्रॉमिस ऑफ इंटरनेशनल मेडिएशन फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट. उसके बाद क्या पास्ट में ये मेडिएशन का रोल प्ले किया गया है बिटवीन टू वॉरिंग नेशंस? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि individuals, countries and organizations such as International Committee of the Red Cross, they have almost acted as a third party and they have brokered up peace between conflicting nations. अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो दैट इज़ द US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ये रोल प्ले किया था which resulted into Camp David Accord of 1978 between Israel and Egypt. इसका आउटकम क्या रहा? दैट इट रिजल्टेड इन 44 years of peace. Now the next is that यहाँ पे जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए फोकसिंग ऑन द प्रायोरिटी. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि बायलैटरल टॉक्स होने के बाद भी किलिंग्स जारी है, ठीक है, तो मेडिएशन जो है ये वो क्या करता है कि वो दोनों पार्टी को अलाउ करता है अपने बातों को रखने के लिए एंड टू इट अवॉइड्स बीइंग रीएक्टिव, कि किसी भी पार्टी को वो फिर से एक्टिव होने नहीं देता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि टॉक्स चल रहा है, उसके बाद भी रशिया इज़ कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक, इट मीन्स रशिया हैज़ बिकम रीएक्टिव. ओके, द नेक्स्ट इज दैट हाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन दिस. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया
के पास एक गोल्डन चांस है टू establish itself as a global power. Okay, India can play the role of mediator in this dispute. Okay, and it is in the long term interest of India to counter Chinese threat. Okay, so friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time, take care, thank you.